नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, वो रवि किशन का एक बहुत ही फेमस लाइन है कि जिंदगी है झंडबा फिर भी है घमंडबा। यानी जिंदगी में कुछ खास रखा नहीं है, फिर भी हम अपने ईगो के साथ रहते हैं कि हाँ मैं कुछ हूं। तो ये सच है, लेकिन फिर भी लोगों को एक और एक गाना मैं आपको कोट करता हूं, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। एक ढूंढते रहते हैं क्या है, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। बचपन में मैंने ये बहुत किया। मैं क्या ढूंढ रहा था मुझे पता नहीं था। जवानी के दिनों में भी मैंने बहुत किया, मैं ढूंढ रहा था। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग इस तरह से ढूंढते हैं और उनको लगता है, शायद वो सही सोच रहे हैं कि उनका एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी में ढूंढ रहे हैं, वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, किसी चीज की खोज में है, एक बीज मंत्र, एक चीज जिसके आधार पर वो पूरी लाइफ निकाल दें, एक चीज जिसके आधार पर वो अपनी लाइफ बना सके, या एक ऐसा रहस्य जिसको अगर पकड़ लेते हैं तो फिर यानी ठीक से समझ के उसको एक रस्सी की तरह पकड़ लेते हैं तो उस रस्सी के सहारे वो लाइफ के माउंटेन पर चढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा रहस्य, मुझे ऐसा कोई रहस्य कभी कभी लगता था कि मिला, लेकिन फिर भी नहीं मिलता था। कई बार मैंने बहुत सारे कोशिश किए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो हेल्प करते थे, जिनका एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट हुआ मेरे लाइफ पर। कुछ बातें, कभी कभी वो एक सेंटेंस हुआ करता था और वो एक सेंटेंस को पकड़कर मैंने काफी सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया। तो एक सेंटेंस ऐसा था, अब मुझे याद नहीं कहां पे मैंने पढ़ा था, यू गेट फ्रॉम द वर्ल्ड ओनली एज मच एज यू गिव, ऐसा कुछ था। इन लाइफ यू गेट एज मच एज यू गिव। मतलब आप जिंदगी में उतना ही प्राप्त करते हो जितना आप जिंदगी को देते हो या दुनिया को देते हो। बचपन में मैं एक टाइप का पैसेंजर यानी मैं जी रहा था, लेकिन कोई और डिसीजंस ले रहे थे, मॉम एंड डैड डिसीजंस ले रहे थे, तुम इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। तो मेरी अपनी सेंस ऑफ ऑटोनॉमी नहीं थी और मैं ओनली चाइल्ड था, लोनली भी था, लोनलीनेस मुझे खा रहा था। उन दिनों में इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन नहीं था, बुक्स पढ़ता था, मैं बहुत बुक्स पढ़ता था, लेकिन इंटरनेट नहीं, टेलीविजन नहीं। कभी कभार मैं दोस्तों के साथ मिलता भी था, बैठता भी था, घूमता भी था, वो सब किया, लेकिन फिर भी एक लोनलीनेस, एक अकेलापन। तो मैंने एक बार यानी एक स्टेप कह रहा हूं कि लाइफ में ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हो, फिर अचानक से एक स्टेप चढ़ जाते हो, और वो स्टेप अगर चढ़ जाते हो यानी लाइफ एक लेवल ऊपर चला जाता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स मेरे लाइफ में हुए। एक स्टेप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं अपने आप को के साथ सवाल जवाब नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में एक ऐसा वॉइस रहा करता था कि बताओ ये तुमने क्यों किया, ऐसे तुमने क्यों किया, लेट क्यों आए, तुमने आज ये काम क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो वो एक टाइप का ऑलमोस्ट नैगिंग फीलिंग हो गया था, क्योंकि मैं उस वॉइस को जवाब देते रहता था। और अचानक से मैंने सोचा, यार ये क्या कर रहा हूं मैं, ये गलत कर रहा हूं, ये किस चीज के साथ मैं डील कर रहा हूं। ये आवाज जो है, द वॉइस इन माई हेड, मैं अपने साथ जो डायलॉग कर रहा हूं उसको तोड़ने की जरूरत है, और मैंने तोड़ दिया।
मैंने उस आवाज को चुप करवा दिया, यानी अब मुझे कोई चीज जस्टिफाई नहीं करना है। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था, और ये शायद 10th स्टैंडर्ड के एंड के आसपास हुआ। तो मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि वो जो रिलीफ मिला है, दिमाग के अंदर से प्रेशर हट गया उसके बाद। तो ऐसे एक और स्टेप मैंने लिया, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद 10th या 9th या पता नहीं 11th होगा। तो उस टाइम पर मैंने एक और बड़ा स्टेप ले लिया, यानी आई ग्रू। हुआ ऐसे दोस्तों कि मैं सोचा करता था, यार करूं तो क्या करूं, हैरान रहता था, परेशान रहता था, एंग्शियस रहता था, और मुझे एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट नहीं रहता था। दिन में मैंने कुछ किया ऐसे मुझे महसूस नहीं होता था, एक सेंस ऑफ फेलियर खाए जा रहा था। तो एक दिन एक सेंटेंस मेरे पास जो वो आया कि इन लाइफ यू गेट ओनली एज मच एज यू गिव। मैंने उसके ऊपर बहुत सोचा, लेकिन ग्रहण कैसे करना, उसको अप्लाई कैसे करना, समझ में नहीं आया। फिर उन दिनों में एक सोशल सर्विस कैंप हुआ हमारा जो इट वाज अ क्रिश्चियन स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल। तो एक फिरंग फादर थे, पादरी थे, जिनका नाम था फादर एरविटी। वो हमें माउंटेनियरिंग के लिए कैंप्स में ले जाया करते थे, और उन्होंने हमें फील्ड ट्रिप्स करवाए कि गायों को किस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं वगैरह वगैरह, हमें दिखाया अमूल में ले जाके। तो इस तरह से वो फील्ड ट्रिप्स करवाते थे। तो उन्होंने एक टाइप का फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, या सोशल सर्विस कैंप कह सकते थे उसे। उन दिनों में आई थिंक सोशल सर्विस कैंप कहा, लेकिन उसमें कोई खास सोशल सर्विस नहीं था तो सिर्फ इतना कि हम लोग मिडिल क्लास के बच्चे स्लम के बच्चों के साथ करीब 3 दिन के लिए रहेंगे। स्लम के बच्चे और हम साथ में, एक साथ में। अब मुझे एग्जैक्टली ड्यूरेशन याद नहीं, बट आई थिंक इट वाज 2-3 दिन थे। तो हम साथ में थे, साथ में खेले, साथ में खाए, साथ में एक दूसरे से पहचान किया, पहचान बढ़ाया, और साथ में स्पर्धाओं में ये करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो फॉर एग्जाम्पल आप रनिंग रेस, नॉर्मल रनिंग रेस ले लो, तो शायद मिडिल क्लास बच्चा गरीब बच्चे के साथ में शायद उससे बेहतर भी दौड़ सकता है, क्योंकि उसका खाना पीना पोषण ज्यादा है, तो वो थोड़ा टॉल रहता है, उसका बॉडी थोड़ा ज्यादा फैला हुआ रहता है, खुला रहता है, और वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है। लेकिन जैसे ही आप उबड़ खाबड़ जमीन दे दो, फेंस के ऊपर से कूदना वगैरह दे दो, ये टाइप के थोड़े से ऑब्स्टेकल्स डाल दो, और अचानक से आप देखोगे कि जो स्लम में पला हुआ बच्चा है, जो कि देखने में ऐसा है, पतला है, देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज बहुत है, शायद स्ट्रेंथ नहीं है, शायद स्टेमिना में भी कम पड़ता होगा बच्चा, लेकिन उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज बहुत वेरिड है। तो वो आपसे बेहतर बहुत सारे काम कर सकता है, यानी खेलकूद में एक्सेल भी करता है मिडिल क्लास बच्चों से ज्यादा। तो इस तरह से हमने बहुत एक दूसरे को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा, और उन दिनों में मैंने अप्लाई कर दिया ये बात, इन लाइफ यू गेट ओनली एज मच एज यू गिव। तो वो जो सोशल सर्विस कैंप हुआ, उसमें मैंने अपने आप को होल हार्टेडली डाल दिया। मैं हमेशा ऐसे पीछे रहता था, यानी आई वॉज पुलिंग बैक। मैं हर चीज में थोड़ा पीछे रहता था, मैं पुल बैक करता था। पुल बैक मतलब मैं पार्टिसिपेट करता था, लेकिन फुल एंथू के साथ नहीं करता था, एंथुजियाज्म नहीं देता था। तो हमेशा थोड़ा, हाँ ठीक है, उन्होंने बुलाया, चलो जाएंगे, हम खेल रहे हैं, ठीक है खेलेंगे, उस तरह से, उस भावना से मैं करता था। उस कैंप में मैंने ये स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ये कैंप है ना, मैं उसमें एकदम दबा के पार्टिसिपेट करूंगा। तो मैंने अपने आप को
छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये नेचुरल है और उनका नेचुरल बिहेवियर है, लेकिन मेरे लिए वो नेचुरल नहीं था। मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ा कि ना, तू आगे बढ़, तू ये कर, तू ऑर्गेनाइज कर, तू उसके अंदर घुस, तू गेम्स खेलता है तो पूरे दिल से खेल, जी जान से खेल। ये सब मैंने किया और अचानक से मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस था वो बदल गया। मैं जिस तरह से लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था वो अचानक से एक शिफ्ट हो गया, एक स्टेप ऊपर चला गया। मैंने कहा हाँ यार, ये बहुत सही है। उसके बाद जब मैं स्कूल में था, मेरा एक इमेज ऐसा था कि प्रोफेसर सीरियस बंदा है, बहुत सीरियस। हालांकि मैं स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं था, मैं कुछ खास यानी रैंकर तो नहीं था, लेकिन एक सीरियस बंदा है ये टाइप का इमेज लेके मैं अपने आप को कंट्रोल करता था। मैं इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करता था। स्कूल में मैंने कहा नहीं, यानी जैसे ही मेरा 11th 12th शुरू हुआ, लड़कियां भी स्कूल में आई और एक्चुअली मैं लड़कियों से बहुत डरता था, बहुत रिप्रेस्ड रहता था, किसी से बात नहीं करता था। मेरे लिए बहुत बड़ा, इट वॉज अ वेरी बिग डील। एक लड़की को जाके हाई बोलना भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, नहीं कर पाता था। तो मैंने क्या किया उन दिनों में, अपने जोकर इसको पर्सनालिटी को छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं सीरियस नहीं हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं जोकर हूं। मैं जोक करूंगा, मैं हंसी मजाक करूंगा। और मेरे हंसी मजाक से बहुत लोग खुश भी नहीं हुए, टू बी ऑनेस्ट। मेरे जोक्स काफी वो कहते हैं ना, योर जोक्स डोंट लैंड, योर जोक्स फॉल फ्लैट। तो इस तरह से पीजे जिसे कहते हैं, पुअर जोक, तो काफी मेरे, यानी अगर मैंने डायरेक्ट जोक मारा तो पीजे हो जाता था, फ्लैट होता था, मजा नहीं आता था लोगों को। मुझे यार पता नहीं चलता था यार ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे है कि दूसरों के जोक्स लैंड होते हैं, मैं सेम जोक बोलता हूं, लैंड नहीं हो रहा है। तो खैर वो प्रॉब्लम को कभी मैंने ठीक से सॉल्व नहीं किया। आज भी मैं अगर जोक बोलूंगा ना, लाइक एज अ जोक, तो 90% वो लैंड नहीं होता है, वो गलत लैंड होता है, वो मजा नहीं आएगा, पब्लिक को मजा नहीं आता है। और मैंने रिसेंटली ट्राई भी किया है और लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट मेरे जोक्स टाइप के वीडियोस होते हैं तो किसी को कुछ खास उसमें दम लगता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रिलीज कर लिया कि नहीं, मैं करूंगा, मुझे करना है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी का ये एक फैसेट है और मैं उसको दिखाना चाहता हूं, मतलब उसको डेवलप करना चाहता हूं। तो इस तरह से वो एक किया और उससे भी मुझे अच्छा लगा। अब दूसरों को अच्छा लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं, शायद नहीं भी लगा। कुछ लोग कहते थे अरे कृष्ण तू यार तू कैसा था और क्या हो गया, तो वो टाइप के ऑब्जर्वेशन एक दो बार आए। मैं बहुत एनर्जेटिक हो गया, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई ये करने से। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा तो एकदम फुल एनर्जी लेवल में आ गया था। अच्छा, उसी टाइम पर मैंने मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग किया। अब ये दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए, फिजिकलिटी में कॉन्फिडेंस होना कि मैं कुछ कर सकता हूं फिजिकली, बहुत बड़ी बात है। मेरा नॉर्मल ऐसा था कि मैं दौड़ता था, आई यूज टू रन, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस। आई वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। मेरा स्प्रिंट अच्छा नहीं था, मैं थोड़ा वजनदार था, लेकिन मैं लॉन्ग डिस्टेंस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वगैरह मैं दौड़ता था। और ज्यादा मैं फिजिकली आई वॉज नॉट वेरी गुड। तो कराटे जब मैंने शुरू किया, वो भी था फुल कॉन्टैक्ट कराटे। फुल कॉन्टैक्ट कराटे मतलब एक दूसरे को धो डालते हो, ऐसे नहीं कि पुल बैक करना है, पंच पुल बैक नहीं करना है। किक्स मारते हैं तो फेस पे किक जाता है, ठाप करके सीधा फेस पे किक। तो फेस किक मेरा बहुत ही जबरदस्त था उन दिनों में। पंच भी मेरा बहुत भारी था, पेट पे, यानी मेरे सीनियर्स को मैं उनका हालत खराब कर देता था। और मेरा पंच सहने का
ताकत बहुत था। तो ये टाइप के जो एक फिजिकल कॉन्फिडेंस आया उन दिनों में कि मैं कर सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं। और एक दो ऐसे स्पारिंग के फाइट्स हुए। कुछ फाइट्स में मुझे काफी शर्मिंदा किया गया और काफी मुझे धोया, मतलब बहुत बुरी तरह से धोया। मेरे पूरे सीने पे ब्रूजेस थे, इधर से लेके पेट से, यानी छाती पे लेके पेट पर बहुत ब्रूजेस थे। ब्रूज मतलब वो खून मर जाता है ना, वो टाइप का बहुत थे, था हर जगह। क्योंकि उन्होंने मुझे फाइट करवाया था एक बहुत सीनियर बंदे से, लेकिन सीनियर बंदे से मैंने फाइट किया, उसने मुझे बहुत धोया, लेकिन मैंने वो पूरा धुलाई ले लिया और फिर भी मैंने फाइट किया और पीछे नहीं हटा और मुझे बहुत शाबाशी मिली। और उसके बाद थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार तुझे कोई धोएगा भी ना, तू पीछे नहीं हटेगा, तू फाइट करेगा, तू रहेगा, तू टिकेगा, तू दर्द सहेगा। यू नो, ये मेरे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल ये था। एंड जनरली आई वाज अ गुड फाइटर। मेरे कुछ स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे थे। मेरे किक्स ऐसे क्लोज रेंज से फेस पर मैं राउंड हाउस किक मार देता था, टैप फुल, यानी आदमी को सुला देता था। तो और हमारे उन दिनों में इस टाइप का फुल कांटेक्ट फाइटिंग हम लोग करते थे। तो 3-4 साल के लिए मैं ये फुल कांटेक्ट फाइटिंग किया। आई यूज टू कंडक्ट द क्लास ऑल्सो। मेरे सेंसाई नहीं आते थे बहुत समय के लिए, मेरे जो टीचर थे वो नहीं आते थे, मैं कंडक्ट करता था। आई यूज टू टेक लीडरशिप। तो लीडरशिप लेने का जो एक एहसास होता है और फिजिकलिटी का जो एहसास होता है, फिजिकल फाइटिंग या जो भी बोलो, एथलेटिक्स या जो भी है, फिजिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आना, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। और वो अगर नहीं आता है तो बच्चों का लाइफ आधा अधूरा रह जाता है, ऐसे मेरा मानना है। हो सकता है कि किसी और की लाइफ में ऐसे जरूरी न भी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि एथलेटिक्स, फाइटिंग, मार्शल आर्ट्स एंड जेन्युइन मार्शल आर्ट्स, ऐसे नहीं कि यार तुम यानी हु हा करो लेकिन एक्चुअल फाइटिंग ना करो, मुझे उसमें कुछ खास ये नहीं है। आई डोंट हैव फेथ इन दैट। तो ये एक और चीज, और एक मैंने सोच लिया उन दिनों में, मैंने सोच लिया, पहले मैं बहुत झूठ बोला करता था। बचपन में मैंने बहुत कवर अप्स किए, यानी हर बात पे कवर अप करना, बात पे मेरे पेरेंट्स को कुछ, यानी मैं करता था कुछ और बोलता था कुछ और, मामूली चीजों, कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन मुझे डांट पड़ने की डर लगी रहती थी। बस डांट देंगे, वैसे डांटते भी नहीं थे मेरे मॉम एंड डैड, और फटकारते तो मैंने मारते तो करीब करीब नहीं ही थे, बहुत कम मुझे मार पड़ी है, करीब करीब ना के बराबर। और फिर भी मैं झूठ बोलता था, बहुत झूठ बोला मैंने बचपन में, मैंने बहुत झूठ बोला है, झूठ बोला करता था। तो झूठ मतलब ये छोटी मोटी झूठ है, झूठ, लेकिन झूठ। तो अचानक से मुझे एक ख्याल आया एक दिन कि यार ये झूठ बोलने में ना अपने को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला, वो याद रखना पड़ता है। तो साला मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है झूठ को याद रखने में। चल एक काम करते हैं, सच बोल के देखते हैं क्या होता है, डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और मैंने सच बोलना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, नो डांट, कोई डांटता नहीं था। मैंने बोला यार, तो मैं खामखा इसका टेंशन ले रहा था, झूठ बोल रहा था, कहानियां बना रहा था। क्यों बना रहा था? क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेन रहता है, किसी चीज को कवर अप करते हो। लाइफ में 2-4 चीजें कवर अप करनी पड़ती है, मैं आज भी करता हूं, तो मैं कोई ऐसा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूं। लेकिन जितना कम कवर अप करते हैं और जितना ज्यादा अपने अंदर की बात बोलते हैं, जितना क्लोज रहते हैं तथ्य के साथ, फैक्ट्स के साथ, उतना टेंशन कम रहता है। क्योंकि
ऐसे डर नहीं रहता है कि कोई अपना पोल खोल देगा या अपना पोल अपने आप से खुल जाएगा, वो डर रहता ही नहीं है। तो आज मुझे उस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। आज मतलब गए, मैं कह सकता हूं कि 1-2 साल में हुआ ऐसा है दोस्तों कि मेरी जो याददाश्त है ना, बहुत कमजोर हो गई है। सचमुच बहुत कमजोर हो रही है। मैं बहुत कुछ भूल जाता हूं। किसी से कुछ कहा, भूल गया। किसी को वादा किया, भूल गया। वो टाइप का मेरा हाल हो गया है। मैं सुबह किसी को कुछ कह देता हूं, लेकिन उसके बाद मेरे 5-10 फोन कॉल्स अब हो सकता है कि एक मैं थोड़ा बहाना भी बोल दे सकता हूं कि मैं दिन में कम से कम अजनबी लोगों के साथ 8 या 10 अजनबी लोगों से बात करता हूं। शायद 5-6 तो होते ही हैं। रोज 2-4 ये विक्टिम्स, बिल्डर के विक्टिम्स, टोकन नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिला, वगैरह वगैरह। फिर 1-2 लोग जो पूछते हैं ये करें क्या, वो करें क्या, आपका क्या ओपिनियन है, वगैरह वगैरह। तो ये टाइप से बहुत सारे, और कुछ लोगों का अरे बिल्डर के साथ करस्पॉन्डेंस, ठीक है मैं आपको ड्राफ्ट बना के देता हूं। अच्छा, मैं आपका ड्राफ्ट देख लूंगा, आप ड्राफ्ट भेजो तो सही, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं उसको चेक कर लूंगा। इस टाइप से मेरा चलते रहता है। मैं भूलता हूं, बहुत भूलता हूं, भुलक्कड़ हूं एकदम। तो इसलिए क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूं, मैं अगर फैक्ट्स को क्लोज रहता हूं ना, यानी मैं जिस चीज को मानता हूं वही बोलता हूं, उसके सिवा कुछ बोलता ही नहीं। मैं अगर कोई और मुझे कहेगा कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं जिस चीज को मानता हूं उतने उसके ऊपर ही टिका रहता हूं। इससे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ याद रखना नहीं पड़ता है और मुझे कहीं डर नहीं रहता है कि गए साल तुमने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया, यानी गए साल कुछ बोले थे, ये साल कुछ और बोल रहे हो, इनके सामने कुछ और बोले थे, उनके सामने कुछ और बोल रहे हो, मेरे सामने कुछ और बोल रहे हो, तुम झूठे हो। उस तरह से स्कोप बहुत कम है, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाया उन दिनों में कि मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूं। हो सकता है कि कल मैं कुछ मानता था और आज मैं कुछ और मानता हूं। कल तक मैं नास्तिक नहीं था, मेरे अंदर बहुत भर भर के आस्था थी 10 साल पहले तक। अब मैं नास्तिक हूं, बिल्कुल नास्तिक हूं, 100% नास्तिक हूं। तो मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर लेता हूं। एक दिन के बाद दूसरा दिन मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं फैक्ट्स के साथ रहता हूं और इससे मेरा कोई टेंशन नहीं होता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्टि अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।